नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, MD ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, योर फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। आज का टॉपिक है लो स्पर्म काउंट। ये कैसे फर्टिलिटी को, मेल फर्टिलिटी को कैसे अफेक्ट करता है, इसके क्या कारण होते हैं, क्यों होता है ऐसा, और इसके लिए क्या किया जा सकता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। लो स्पर्म काउंट अक्सर ये एक बड़ा नॉर्मल सा इन्वेस्टिगेशन है जो कि हर कपल का किया जाता है, एक सीमन एग्जामिनेशन। जब भी कोई भी कपल डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं इस बात के लिए कि उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही वाइफ को, तो उसी वक्त फर्स्ट विजिट में ही वी एडवाइस कि एक सीमन एनालिसिस होनी चाहिए, जिससे हमें पता लगता है कि स्पर्म काउंट कितना है। और भी बहुत सारी बातें पता चलती हैं स्पर्म्स के बारे में कि उनका एबनॉर्मल फॉर्म्स हैं कि डेड फॉर्म्स हैं, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जो स्पर्म काउंट है ये एक बहुत बड़ा इशू होता है उसमें। अगर उसको कम होता है तो हम उसको मेडिकल भाषा में ओलिगोजूस्पर्मिया कहते हैं, और इससे ही हमें ये पता चलता है जब एक बार ये हो गया तो आगे हमें क्या करना है, क्या इन्वेस्टिगेशंस करने हैं उनको। WHO की तरफ से जो गाइडलाइंस हैं, पहले तो 60 मिलियंस लिया जाता था, पर ओवर द इयर्स वो बहुत कम होती चली जा रही हैं। आज की डेट में इट इज़, अगर 15 मिलियन को वो डिवाइडिंग लाइन मानते हैं। अगर 15 मिलियन पर क्यूबिक ml से ज़्यादा है 50 मिलियन से, तो फिर उसको नॉर्मल मानते हैं। अगर उससे कम है तो उसको एबनॉर्मल मानते हैं। अगर बहुत ही कम है तो फिर तो वो सिवियर ओलिगोस्पर्मिया होता है, और अगर बिल्कुल ही नहीं है तो उसको हम ओलिगोजूस्पर्मिया कहते हैं, एजूस्पर्मिया कहते हैं। तो जिसमें है ही नहीं, 2-4 भी नहीं मिलते, एक आदमी नहीं दिखाई पड़ता। तो सबके कारण जो हैं वो अलग अलग होते हैं। तो हम अभी जानेंगे कि लो स्पर्म काउंट के कारण क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि हार्मोन्स की वजह से, अगर किसी भी पुरुष के हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे कि महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस से ओव्यूलेशन नहीं हो पाता, उसी प्रकार से अगर पुरुष में हार्मोनल इम्बैलेंस है तो स्पर्म प्रोडक्शन सही ढंग से नहीं होता। और कई हार्मोन्स हैं जिनका इन्फ्लुएंस होता है। एक होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं, एक FSH-LH होता है, दूसरा हार्मोन एक प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, और एक थायराइड हार्मोन होता है। ये चारों हार्मोन्स जब तक प्रॉपर प्रोडक्शन इनका ना हो, जब तक इनका बैलेंस ना हो, तब तक स्पर्म प्रोडक्शन नॉर्मल तरीके से नहीं हो पाता। दूसरा कारण होता है वेरिकोसील। जो अंडकोश होता है, जो स्क्रोटम होता है, उसके ऊपर बहुत सारी वेन्स के जैसे गुच्छे जैसे बन जाते हैं। उसकी वजह से जो स्क्रोटम का जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई हो जाता है, और इस वजह से स्पर्म प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है, लो हो जाता है। तो ये वेरिकोसील इज़ वन ऑफ द कॉजेज़ फॉर दिस। मोटापा, अगर आप ओबीज हैं तो आपका इसको नुकसान पहुंचाएगा। अगर आप बहुत ही इनएक्टिव हैं, एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं करते हैं, बहुत ओबीज हो रहे हैं, आपका डाइट बिल्कुल ठीक नहीं है। ऑल्सो जो लोग बहुत गर्म एनवायरनमेंट में काम करते हैं, जैसे कि इंजन ड्राइवर्स हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं, लॉन्ग टाइम वो बैठे रहते हैं एक ही पोजीशन में, और वहाँ गर्म एनवायरनमेंट रहता है आसपास, जो उनकी स्क्रोटम का एयरेशन कहते हैं, एयर सर्कुलेशन, वो नहीं हो पाता, और उससे उनका जो ये कम होता चला जाता है। तो गर्म एनवायरनमेंट जो है एक ये बहुत बड़ी चीज़ है। एज, जैसे जैसे एज बढ़ती है अपने आप ही वो स्पर्म प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होता जाता है। जो 30 साल की उम्र में स्पर्म प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो 60 साल की उम्र में नहीं है, अपने आप ही धीरे धीरे वो कम होता चला जाता है। तो एज इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स जिससे कि ये प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ केसेस में, जो ऐसा केसेस बहुत कम होते हैं जिनमें कि क्रोमोसोमल कॉजेज़ होते हैं, जेनेटिक कॉजेज़ हैं ये, तो उसमें क्रोमोसोम्स में ही प्रॉब्लम होती है। इसको हम कहते हैं वाई क्रोमोसोम का माइक्रो डिलीशन है या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। तो ये सब जो है ब्लड की जो जेनेटिक स्टडीज़ होती हैं, क्रोमोसोमल स्टडीज़ होती हैं, उसके द्वारा ही इसका पता चलता है जब हम डायग्नोस करना चाहते हैं इसको। तो ये डिफरेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन कम हो सकता है, एक रीज़न नहीं है। तो जब भी आप जाते हैं, डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, और डॉक्टर कुछ भी पूछते हैं
कि आपका स्पर्म काउंट कम है, ये प्रॉब्लम तो नहीं है आपके साथ, ये आपको ऐसा ड्रिंक तो नहीं करते, आप स्मोक तो नहीं करते, तो कोई भी चीज़ को आपको छुपाना नहीं है। चाहे वो वर्किंग एनवायरनमेंट हो, उसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं, ये सब चीज़ें उनके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर्स को हर चीज़ जो है वो बहुत बहुत आराम से, हर चीज़ पूरी तरह से खोल के बतानी पड़ती है, तभी वो ठीक तरह से आपका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कभी कभी मेडिकल ट्रीटमेंट करना पड़ता है, अगर हार्मोन्स ठीक नहीं है तो उनका हार्मोनल ट्रीटमेंट होता है, बैलेंस जिसमें हो जाए। अगर एंटीबायोटिक इन्फेक्शन है तो फिर एंटीबायोटिक्स का ट्रीटमेंट होता है। जो भी कारण रहता है उसके हिसाब से मेडिसिन दी जाती हैं और फिर उसका इलाज किया जाता है। कभी कभी सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। वेरिकोसील जो है वो सर्जिकल ट्रीटमेंट में आता है और उससे बहुत फ़ायदा हो जाता है। अक्सर वेरिकोसील का जैसे ही ऑपरेशन होता है, स्पर्म प्रोडक्शन में बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है। अगर और किसी चीज़ से फ़ायदा नहीं हो पाता, कोई इलाज संभव नहीं है और कम काउंट है, तो जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स हैं, जैसे IUI है, IVF है, ICSI है, ये इसमें हेल्प करते हैं और इससे जो प्रेगनेंसी रेट है उसमें काफ़ी इजाफा हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसमें फ़ायदा हो सकता है आर्टिफिशियल टेक्निक्स के साथ। जब भी हम इलाज करते हैं, स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए कुछ मेडिसिन देते हैं, तो कम से कम हमको 3 महीने के लिए वो मेडिसिन देनी पड़ती है। जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, विटामिन E है, विटामिन C है, कोएंजाइम Q10 है, लाइकोपीन है, ये बहुत सारे ऑक्सीडेटिव फैक्टर्स होते हैं जिनको कि एज एंटीऑक्सीडेंट हम यूज़ करते हैं और इनसे बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन ये कम से कम 3 महीने इनका इस्तेमाल किया जाए, 3 से 6 महीने, क्योंकि जो स्पर्म जो प्रोडक्शन की साइकिल होती है वो 72 डेज से लेकर 90 डेज तक होती है और अगर इससे जब इसके बियॉन्ड आपका ट्रीटमेंट जाएगा तभी एक साइकिल कंप्लीट हो पाएगी, एक स्पर्म साइकिल। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।